तू फौजी है और फौजी कभी रोता नहीं है। बस यही सोच, इसी सोच की वजह से लोग हमें इंसान नहीं पत्थर समझते हैं। फौजी के दिल थोड़ी होता है। कौन कहता है कुछ चीज है जो धड़कती? नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष आप सभी का एम्बिशन वर्ल्ड यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो जो हमारी कड़ी चल रही थी यूट्यूब पर इंडिया और इंडो चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट, उसका ये तीसरा लेक्चर है। ये तीसरा लेक्चर है और जो शायद अपन ने 2 लेक्चर में कवर नहीं किया या फिर क्या गतिविधि रही वहाँ पर, क्यों तनाव है, उसके बारे में देखने वाले हैं। तो मेरी आप सबसे एक दरख्वास्त है या फिर एक रिक्वेस्ट है, ये समझ लो कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए आप सबको बता दूं कि इंडिया और चाइना दोनों लगभग 4056 किलोमीटर यानी 4056 किलोमीटर की बाउंड्री शेयर करते हैं। और ये बाउंड्री शेयर कहाँ करते हैं? तो लद्दाख, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश पर इन 4 राज्यों और एक यूनियन टेरिटरी से इसकी बॉर्डर शेयर होती है। उसके अलावा आप सबको पता है कि इंडिया के पास 4 पावरफुल आर्मी मतलब मिलिट्री है और उसके अलावा चाइना के पास बोले तो 3rd पावरफुल मिलिट्री है। अब इन दोनों के बीच में जो डिस्प्यूट चल रहा था उस पे आप सबका मतलब हर चैनल वाला मतलब अपन सब ये कह रहे हैं कि इंडिया ने जो जवाब दिया है पलटवार, यानी जो शहीद चाइना के भी जो शहीद हुए हैं अपने इंडिया के शहीदों से कहीं गुना ज्यादा शहीद हुए वहां पे, तो उसको लेकर जो इंडिया सोच रहा है कि मैं पावर मतलब हमने पलटवार जबरदस्त दिया है, तो वहीं पे चाइना के एक न्यूज एजेंसी ने ये बोला कि जो आप समझ रहे हो कि आपने अगर समझ रहे हो कि हमारी कैजुअलिटी ज्यादा है, तो ये मत भूलो कि हमारे पास जो इंडिया की वर्ल्ड की पावरफुल आर्मी 3rd नंबर पे और इंडिया के पास 4th नंबर पे है। और अगर हम चाहे और जिस दिन हम सच में आमने सामने आए तो उस दिन पता नहीं क्या होगा, ये चाइना के लोगों ने कहा। उसके बाद आप सबको पता है कि एक फाइनेंशियल टाइम्स करके एक वर्ल्ड का बहुत अच्छा पेपर है, उसने भी यही बताया कि जो चाइना हर बार छुपाने की कोशिश करता है, यानी मतलब अपने जो देश की बातें छुपाने की कोशिश करता है, हर बार जो वादा करता है वो तोड़ने की कोशिश करता है उसके बारे में। तो ये फाइनेंशियल टाइम्स से एक आर्टिकल छपा था इंडिया के बारे में, तो उन्होंने बताया और ये जो टाइम्स ये एक्चुअल में अमेरिका में छपता है, तो वहां पर भी यह बताया गया कि हम इंडिया के साथ है। दूसरी बात, गैलवान में जो घाटी है या गैलवान में जो वैली है, वहां पर इंडिया और चाइना के वर्सेस क्या चल रहा है, अभी ये चल रहा है डिस्प्यूट। अब यहाँ पर आप सबको मैंने उस दिन ऑडियो जो लास्ट में एक ऑडियो बोला गया था कि यहाँ पर हथियारों की जगह पर आयरन रोड्स और नुकीली चीजें होती है वो यूज की गई है। आप सबको बता दूं कि जो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के टाइम जो अनआर्म्ड कॉम्बैट यूज किए जाते थे, यानी मतलब अब तो बहुत मॉडर्न हो गए अपन, मतलब अब तो अपनी सेनाएं बहुत मॉडर्न हो गई है जो गन्स कैरी करती है, लेकिन उस टाइम मतलब अनआर्म्ड कॉम्बैट यानी मतलब नकुली चीजें हो गई, चाकू हो गए, ये सारी चीजें वहां पर यूज की जाती थी। तो जब ये डिस्प्यूट चला यानी जब दोनों झड़प हुई इन दोनों के बीच में, इंडिया और चाइना के बीच में, तो यहाँ पर भी इन्होंने मतलब अति क्रूर एक तरीके से अति क्रूर अस्त्र यूज किए यहाँ पर। और जो ये यहाँ पर इसने एडॉप्ट की है या फिर जो कॉपी की है वो टेक्निक कौन सी टेक्निक कॉपी की है? वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के टाइम की। और आप सबको पता है वर्ल्ड वॉर फर्स्ट का जो पीरियड है वो ये था, ये वाले पीरियड की इसने कॉपी की है। उसके बाद अब यहाँ पर इंडिया और चाइना बाउंड्री एग्रीमेंट था जो 1993 का, यानी मतलब इन दोनों ने ये बोला कि भाई अपनी जो LAC है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, इसको अपन क्रॉस नहीं करेंगे। यहाँ पर अब चाइना ये बोल रहा है कि नहीं, ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल क्रॉस करके इंडिया अपने में आया, लेकिन मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि एक्चुअल में जो 4 फिंगर जो इंडिया के पास आता है और 4 फिंगर P4 के बाद P5, P6 और P8 तक जो चाइना के पास आते हैं, वो चाइना P8, P7, P6, P5 क्रॉस करते हुए कहां पहुंचा? P4 के पास। और जब इंडियन सोल्जर ने गतिविधि देखी बॉर्डर पर चाइना के लोगों के द्वारा, तो वहां पर उन्होंने जाके मतलब समझाने की कोशिश की कि अपनी जो एग्रीमेंट है उसके तहत अपन एक दूसरे की बाउंड्री में नहीं घुस सकते और आप गलत कर रहे हो। तो वहां उस झड़प में और जब ये लोग समझा रहे थे तब अब उस टाइम अपने इंडिया में अभी ये भी चल रहा है कि क्या अपने भारतीय सैनिक बिना शस्त्र के गए थे? तो ऐसा कभी नहीं होता है। जब भी सैनिक बाउंड्री के लिए जाता है या फिर रूट मार्च के लिए जाता है बाउंड्री के आसपास या बॉर्डर के आसपास, तब वो हमेशा
अपने साथ अपने गन्स कैरी, राइफल कैरी किए हुए रहता है। लेकिन जब भी फेस ऑफ होता है, यानी मतलब एक देश की फौज का दूसरे देश की फौज के साथ जब फेस ऑफ होता है, तो जो गन्स होती है दोस्तों, जो राइफल्स होती है वो हमेशा बैक पे होती है, और जो राइफल का जो आगे वाला यानी जो गोली दागने वाला हिस्सा होता है वो हमेशा जमीन की तरफ होता है। कहाँ होता है? जमीन की तरफ। ये एग्रीमेंट में भी बोला गया है, और ये एग्रीमेंट इंडिया चाइना बाउंड्री एग्रीमेंट जो 1993 में हुआ था, और ये कब हुआ था? नाथुला में। उस टाइम तो इंडिया और चाइना ने मतलब चाइना ने अपनी जो रेड लाइन है वो क्रॉस नहीं की थी, लेकिन इस बार जब ये गैरोनो घाटी में ये घटना घटी हुई तो यहाँ पर चाइना ने मतलब बहुत ही अपनी असलियत दिखा दी, और यहाँ पर क्या किया इसने? अपनी रेड लाइन क्रॉस की। दूसरी बात, लोकसभा में 1959 में नेहरू जी ने बोला था कि ब्लेड ऑफ मतलब ये इसके बारे में बोला था, गैरोनो घाटी के बारे में और लद्दाख के बारे में नेहरू जी ने, कि एक ऐसी भूमि है जहां पर घास का एक तिनका नहीं उगता, उसके लिए अपन क्यों लड़ाई लड़े चाइना से, या फिर उसके लिए अपन क्यों अपना बॉर्डर डिस्प्यूट या तनाव पैदा करें। तो ये भी आपको जान नहीं कर सकता है। कब बोला गया था? लोकसभा में बोला गया था 1959 में। दूसरी बात, ये आप सबको पता है कि 15 से 16 जून के मिडनाइट के बीच में घटना घटी थी, और यहाँ पर चाइना ने क्या किया? अपनी रेड लाइन क्रॉस कर लिया, मतलब LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी वास्तविक नियंत्रण रेखा क्रॉस करते हुए वो वहां पर पहुंची। दूसरी बात, अब जब ये सब हो जाता है तो इंडिया ने इसके प्रति क्या रिस्पॉन्स दिया? अब इंडिया की क्या जिम्मेदारी बनती है? इंडिया मिलिट्री ने क्या पलटवार किया? तो इंडिया ने बोला कि अगर चाइना हमारे साथ ऐसा कर सकता है, यानी आयरन रॉड्स यूज कर सकता है, चाकू यूज कर सकता है, एकदम अति क्रूर हथियार यूज कर सकता है, तो हमें भी वैसे के वैसे यूज करने चाहिए। तो वहां पर डॉक्टर एस जयशंकर जो विदेश मंत्री हमारे, उन्होंने बोला कि जो इंडिया ने ये रिस्पॉन्स दिया है कि लाइट वेट रायट गियर, यानी जो आपने आमतौर पर पुलिस वालों को पहने हुए देखे होंगे, ब्लैक कलर के होते हैं एकदम, उसमें पूरा जो जवान एकदम पैक रहता है, बाहर से कोई हमला भी करते तो एक बार नुकीली चीज से या फिर तीखी चीज से या जो छुरीदार हथियार है उनसे तो शायद उस पर नहीं लगती है, वो लाइट वेट रियर गियर यूज किया। और स्पाइक क्लब, अब स्पाइक क्लब को आपको मैं सही समझा देता हूँ। इस तरीके चाकू की टाइप में होता है ऐसे, उसमें क्या होता है कि यहाँ पर पकड़ने के लिए अंगुलियां भी इधर से भी अटैक किया जा सकता है उसमें, और ये इससे भी। और दूसरी बात, जो एक तरीके से लकड़ी का होता है, उसमें लकड़ी में आपने ये कीले छुपा रखी होती है, जो चाइना ने यूज किया वैसे का वैसा। और उसके बाद इन सब चीजों यानी 50 का सेट करके मुंबई बेस से वह कहाँ भेज दिया गया? यहाँ भेज दिया गया है गैरोनो घाटी में, जहां पर अपने इंडियन सोल्जर अभी भी वहां पर इस टेंशन में तैनात है। और आप सबको बता दो कि बीजिंग डेबट ट्रैप, ये जो एक चाइना एक रोड बना रहा है, उस रोड के तहत क्या कर रहा है? जिस देश को उसने कर्जा लिया है उस देश को वो अपने देश से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, और जब वो कर्जे में डूब जाएगा देश, यानी जब वो कर्जा नहीं दे पाएगा, तब क्या करेगा? वहां पर अपना हक जमाने की कोशिश करेगा, वहां अपनी मिलिट्री पावर इस्टेब्लिश करने की कोशिश करेगा। तो जो इंडो चाइना के बारे में आपको बताया था कि इंडिया रिस्पॉन्स कर रहा है, कितने के साथ? 500 सेट्स भेजे, जहां पर उसमें लाइट वेट गियर भी है, और उसके साथ जो जिस तरीके से चाइना ने जो हथियार यूज किए उस तरीके के हथियार। अब आपको आगे बता देता हूँ कि जो अमेरिका है क्लोजली मॉनिटरिंग कर रहा है बॉर्डर के ऊपर। कौन से बॉर्डर के ऊपर? इंडो चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा है उसके ऊपर। और आप सबको पता है कि अमेरिका एकमात्र ऐसा देश है जिसके पास सबसे ज्यादा मिलिट्री सैटेलाइट है। हर देश की बॉर्डर पे, यानी जो बड़े बड़े देश है जहां पर तनाव बढ़ने की या फिर जहां शायद अमेरिका को भी शायद कुछ फायदा हो, वहां पर हमेशा अमेरिका अपनी निगरानी रखता है। तो इंडो चाइना बॉर्डर पर अमेरिका अपनी क्लोजली निगरानी रख रहा है। और अमेरिका के जो विदेश मंत्री उन्होंने ये भी कहा है कि इस मुद्दे को पीसफुली रिजॉल्व कर लीजिए। और उसके अलावा आपको बता दूं कि 3 एयरक्राफ्ट नियर बाय द येलो सी, जो येलो सी है उसके यूएस नेवी के अभी इधर घूम रहे हैं। अब वो क्यों घूम रहे हैं उसके पीछे भी हमें बता देते हैं कि पहला जो है यूएसएस थियोडर रोजवेल्ट और यूएसएस मैथिस और यूएसएस रोनाल्ड रेगन, ये तीनों एयरक्राफ्ट है जो येलो सी के आसपास घूम रहे हैं। और अब ये तीनों की वजह से अब चाइना को एक क्लियर मैसेज मिल रहा है कि वार्निंग मिल रही है चाइना को। अभी वार्निंग क्यों मिली जा रही है इसके बारे में बताएंगे कि क्या ये कारण है या फिर दूसरा। और दूसरी बात, जब यूएस क्या कर रहा है कि ये भी बता रहा है कि भाई जब तुम दोनों के बीच में जो टकरार चल रही है उसके लिए हम तो इंडिया के साथ खड़े ही हैं। तो इसकी वजह से भी चाइना बोल रहा है कि हमारे और इंडिया के बीच का मसला है, तो आप इधर क्यों आए हो और आपका इधर
येलो सी में आपका क्या काम और आपके यहाँ एयरक्राफ्ट क्या कर रहे हैं। दूसरी बात, अगर इंडिया और चाइना के बीच अभी वापस रिवॉल्यूशन मतलब ये जो रिवेंज बढ़ता है, चाइना अगर सोचता है कि हमारे सैनिक ज्यादा शहीद हुए हैं और उनके लिए हम बदला लें यानी रिवेंज दे, तो देख लो इधर से इंडिया अटैक करेगा ही करेगा। उसके अलावा यहाँ पर पैसिफिक ओशियन में या फिर येलो सी में जो एयरक्राफ्ट है वहां से भी प्रेशर बढ़ सकता है। यानी एक बात तो बोली होगी, अब चाइना रिप्लाई देना सही नहीं समझ पाएगा। यानी अगर चाइना रिप्लाई देता है तो बहुत बड़े, और इन सब को देखते हुए भी आपको आज न्यूज पता चल गई होगी कि कल शाम 5 बजे जो 10 सैनिक थे उसमें एक मेजर पोस्ट का भी जो थे ऑफिसर, उनको और बाकी जो 9 सिपाही थे उनको छोड़ दिया गया। किसके द्वारा? चाइना के द्वारा। और आप सबको भी बताया कि जब ये अटैक हुआ तब अपनी इंडियन आर्मी ने क्लियरली बोला था कि जो लोग कैजुअलिटी हुई उसको छोड़ के कोई भी अभी भी अपना इंडियन सोल्जर गायब नहीं हुआ, या फिर ऐसा नहीं कि वो नहीं मिला है। लेकिन सोचो जब कल शाम को जब दोनों की मेजर लेवल की जब मीटिंग होती है तब उन 10 लोगों को दिखाया जाता है और 10 लोग जब जाते हैं तब ये होता है। तो सोचो कि इंडियन आर्मी ने ऐसा क्यों छुपाया, ये आपको भी सोचने वाली बात है। और दूसरी बात, जब अब इसमें RIC इसी टाइम जो रशिया, इंडिया और चाइना की हर साल जो मीटिंग होती है और जब 2002 से चली आ रही है, इसमें भी अभी बीच में गड़बड़ होगी। जो जयशंकर है उन्होंने बोला कि भाई मतलब इस तरीके से रशिया को संकेत मिल रहे थे कि इंडिया और चाइना बॉर्डर पे डिस्प्यूट चल रहा है, इसकी वजह से RIC इस बार नहीं होगा। लेकिन आपको बता दूं कि इस बार डिसाइड हो गया कि 22 जून को होने वाला है। और जो रशिया सोच रहा था कि शायद अगर होगा तो इसमें इंडिया चाइना बॉर्डर के डिस्प्यूट के बारे में बात होगी या नहीं होगी, तो वहां पर रशिया ने सीधी सी बात कह दी है कि जो है ये द्विपक्षीय साजिश है। यानी मतलब यहाँ पर इंडिया और चाइना के बीच की जो बात है वो इस मीटिंग में नहीं की जाएगी। यानी जो इंडिया और चाइना है की जो मीटिंग की बात है वो इसमें नहीं की जाएगी। यहाँ रशिया, इंडिया और चाइना इन तीनों के बारे में बात की जाएगी। और जो कोरोना पैंडेमिक को लेकर जो अर्थव्यवस्था गड़बड़ हुई है या फिर अर्थव्यवस्था में जो नुकसान हो रहा है उसके बारे में बात की जाएगी। अब यहाँ पर एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट ने ये भी बात कही थी कि एवरी 1% रेट, ध्यान सुनना, एवरी 1% रेट जो होती है ना 0.47 GDP को बढ़ाती है। यानी मतलब एक देश अगर 1% रेट करता है उसकी GDP में कितना इंक्रीज होता है, तो 0.47 उसकी GDP यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है, इंक्रीज होता है। अब आपको बता देता हूँ कि अब इन सबको तो छोड़ के यहाँ पर तो इंडियन आर्मी और चाइनीज आर्मी एक दूसरे से डिस्प्यूट कर ही रही है। उसके अलावा जो इंडियन ओशन है वहां पर भी जो चाइनीज नेवी है वो क्या कर रही है, अपनी आंखें गड़ाए रखी है। यानी मतलब अगर कुछ यहाँ पे भी चाइनीज की जो सबमरीन है वो यहाँ पर देखी गई है इंडियन नेवी के द्वारा, तो ये भी सोचने वाला मुद्दा है कि यहाँ पर क्यों देखी गई। दूसरी बात, एक लेजिस्लेटिव बिल जो यूएस में पास किया गया कि जो चाइना में जो माइनॉरिटीज है यानी जो मुस्लिम है उसमें 52 टोटल माइनॉरिटी है चाइना में, उनके ऊपर अत्याचार हो रहे हैं। तो यूएस ने बोला है कि जो ये बिल पास करके ऐसा बोला है कि जो चाइना है उसको पनिश किया जाएगा कि भाई माइनॉरिटीज को क्यों आप मतलब उनको क्यों बेइज्जती हो रही है, फिर उनको क्यों इतना नीचा दिखाया जा रहा है उसके लिए। और आपको बता देता हूँ कि इस और जो RIC में जो रशिया है वो जब से इंडिया ने क्वाड ज्वाइन किया तब से नाखुश है। क्यों? कि यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान और इंडिया यानी जो ये 4 ऐसे देश यानी जिसमें से दो देश तो ऐसे हैं जो विकसित देश है और उसके बाद 2 ऐसे बोल सकते हैं अपन कि विकासशील देश यानी वो अभी भी अपने विकास स्तर को ऊंचा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। और जहां से इंडिया रशिया से अपने आर्म या फिर जो बोल सकते हैं कि फाइटर विमान खरीदता है, यहाँ पर रशिया बोल रहा है कि रशिया ऐसा टेंशन दिखा रहा है हर बार अपने हाईलाइट अपने न्यूज में कि इंडिया को ये क्वाड छोड़ना चाहिए। लेकिन आपको बता देता हूँ कि इंडिया क्वाड ना छोड़कर आने वाले 10 सालों के अंदर ये RIC है जो रशिया, इंडिया और चाइना का जो फॉर्म होता है यानी कि एक मीटिंग होती है ये छोड़ने वाला है और इसको छोड़ते छोड़ते लगभग 10 साल लग जाएंगे और इंडिया चाहता है कि जल्द से जल्द छूट जाए। और दूसरी बात, आप सबको मैंने बताया था कि जो डिस्प्यूट हुआ था जिसमें इंडिया के 20 जवान शहीद हो गए थे, तो वहां पर आप सबको बता देता हूं कि जो मैंने आपको P1 से लेकर यानी मतलब जो फिंगर का बताया था 4 फिंगर तक इंडिया का, उसके अलावा 5 फिंगर से लेकर 8 फिंगर तक कहाँ है, चाइना का है। तो जो 5 से लेकर 8 है जो 6 और वहां पर ये इन्होंने क्या किया है कि हर फिंगर के ऊपर यानी हर छोटे छोटे जगह पर इन्होंने अपनी बेस
कैंप तैयार कर लिए, उन्होंने अपनी गाड़ियां वहां पे लाकर रख दी है। यानी मतलब अगर ये बाई चांस अगर एक ट्रूप खत्म भी हो जाता है चाइना का, तो दूसरा ट्रूप वहां पर तैयार रहेगा। यानी जितना इंडिया ने अभी तक इस डिस्प्यूट के बारे में नहीं सोचा है, उससे कहीं एडवांस लेवल पे चाइना पहुंच चुका है। और कल के अगर आपने न्यूज में देखा हो तो बताया गया सैटेलाइट के द्वारा कि कितना मतलब चाइना ने अपनी मतलब गैगनो घाटी से लेकर थोड़ी दूर, यानी वहां से थोड़ा दूर लेकर इतना इस तरीके से अपना बेस बना रखा है। और इस बेस में मतलब अगर आगे वाला बेस कमजोर पड़ता है तो पीछे वाला उसको हेल्प करने के लिए तैयार रहेगा। इस तरीके का इनका कुछ प्लान था। लेकिन कल जब मेजर लेवल की जो मीटिंग हुई उसमें ये तय किया गया कि भाई जो अपने बीच में जो डिस्प्यूट है उसको शांतिपूर्वक सॉल्व कर लिया जाए, यही अच्छी बात है। और इस सॉल्व करने के चक्कर में ये अच्छी बात आई है कि जो 10 सोल्जर जो चाइना ने ले लिए थे या फिर जो चाइना लेके गई थी, उनको वापस लौटा दिया गया है। अगर आपको मेरा ये वीडियो आपको थोड़ा भी अगर महत्वपूर्ण लगा हो, अगर आपको थोड़ी बहुत भी नॉलेज मिली हो इस वीडियो से, तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिएगा। मैं मनीष गुजर फिर मिलूंगा आपके एक नई वीडियो के साथ।